पूनम और दूज का चांद। एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद है। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तान कर बोले, हुजूर, हमारा शाहजहां तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाजकर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को ये बात बताएं सुनाई। ये बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को ये बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे, बताओ, तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है, बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वह तालियां पीटकर उनकी तारीफ करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सीधा करके दिखा भी दे देते थे। बेरहम माँ, दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखते चिल्लाती हुई दरबार में आ गई। शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवास सी इतना दुखी होकर क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, मेरी पड़ोसन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसन को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसन को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसन को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? पड़ोसन ये सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माई बाप, मैं अपराधी नहीं हूँ। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाएं। बीरबल कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए उस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। बीरबल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हुई है वह अपनी पड़ोसन से अक्सर ही लड़ती झगड़ती रहती है। इसके साथ ही वो औरत बदमिजाज भी है। लेकिन पड़ोसन बहुत ही सीधी सादी और चरित्रवान औरत है।
इसके साथ ही बहुत निर्धन भी है। बीरबल इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसन से बोले, देखो, तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वस्त्र उतार दो। पड़ोसन ये सुनकर घबरा गई और कहने लगी, बादशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं, पर मुझसे बड़े दरबार में कपड़े उतारने का ना कहें। मेरे पास बस मेरी इज्जत ही तो है। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल पड़ोसन ने ही किया है तो तुम भरे दरबार में निर्वस्त्र हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े उतार कर जमीन पर रख दिए। बीरबल अचानक है मुस्कुरा पड़े और सैनिकों से कहा, इस निर्वस्त्र स्त्री को पेड़ से उल्टा लटका दो और उसके नीचे लाल मिर्च रखकर आग लगा दो। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, ये औरत निहायत ही घटिया, जालिम है और इंसानों की बस्ती में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह के फैसले से सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शहंशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और उनके इस बुद्धिमतापूर्ण कार्य के लिए उनको ढेरों बधाइयां भी दी। सबसे प्यारी वस्तु। एक दिन बादशाह जनाने महल में अपने सबसे प्रिय बेगम से कुछ बातें कर रहा था। बात बात में कोई ऐसा विषय आ गया जिससे बादशाह बेगम से नाराज हो गया और उसे आज्ञा दी कि तुम आज शाम तक महल खाली कर दो। बेगम ने यद्यपि बादशाह के गुस्से को शांत करने के लिए बहुतेरा प्रयास किया, परंतु सब निष्फल गया। बादशाह उसी क्रोधावेश में महल से बाहर चले गए। बेगम भय से थर-थर कांपने लगी। जब अपने बचाव के लिए बहुत मुड़ मार कर भी कोई युक्ति न निकाल सकी तो उसका ध्यान बीरबल की तरफ गया। उसने दास को भेजकर चुपके से बीरबल को महल में बुलवाकर अपना सारा हाल कह सुनाया। बीरबल उसे एक गुप्त परामर्श देकर तुरंत महल से बाहर आया और फिर दरबार के कामों को इस ढंग से मौन होकर करने लगा मानो उसे इसकी कुछ खबर ही नहीं। जब थोड़ा दिन ढलने को बाकी रह गया तो बेगम ने कुछ सामानों के अलग अलग कई गट्ठर बांधकर बादशाह को बुलवाया। जब वे आए तो बेगम ने बहुतेरा अनुनय विनय किया, परंतु फिर भी बादशाह का मन पलटा नहीं। वे बोले, अब समय नहीं है, सूर्यास्त हो रहा है, अतएव अपनी प्यारी सामग्रियों को लेकर फौरन मकान खाली कर दो। बेगम बोली, स्वामी, जब आप मुझे त्यागते ही है तो मेरी एक अंतिम प्रार्थना स्वीकार करे। मैं चाहती हूँ कि इस जुदाई के समय मेरे हाथ से एक गिलास शरबत पान कर लें। अब जब मेरा सौभाग्य कहीं फिर से उदय होगा तब न मुझे आपका दर्शन मिलेगा। बादशाह ने हामी भर दी। बेगम एक प्याले में खूब अच्छी शराब भर लाई और बादशाह को अपने हाथों से पिला दिया। थोड़ी देर में बादशाह शराब की नशे में ऊँघने लगा। बेगम पहले ही से अपने नौकर को सावधान कर चुकी थी। वे बादशाह को ले जाकर एक पालकी में सुला दिया। फिर बेगम भी एक दूसरी पालकी में सवार होकर बादशाह के सहित अपने पीहर चली गई। वह बादशाह को एक पलंग पर सुलाकर आप स्वयं उसकी पहरेदारी करने लगी। दूसरे दिन जब बादशाह की नींद खुली और नशे का झोंका टूटा तो अपने को एक अपरिचित स्थान में पाया। उन्हें संदेह हुआ, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? बेगम सामने पंखा झल रही थी। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम बतला सकती हो कि मैं इस समय सोया हूँ अथवा जाग रहा हूँ? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामीनाथ, पहले आप सो रहे थे, परंतु अब सवेरा होने पर आपकी निंद्रा भंग हो गई है। उठिए, हाथ मुंह धो लीजिए। बादशाह बोले, पहले बतलाओ कि यह किसका महल है और हम कहाँ पर आए हुए हैं? बेगम ने अपना दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह आपकी ससुराल यानी मेरे पिता का घर है। मैं भी आपकी आज्ञा पालन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। बादशाह ने फिर पूछा, तब मैं कैसे आया? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, आपने मुझे आज्ञा दी थी कि जो तुम्हारी सबसे प्यारी वस्तु हो उसे अपने साथ लेती जाओ। मैं ईश्वर की साक्षी देकर कहती हूँ कि महल भर में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में आपसे बढ़कर मुझे कुछ भी प्यारा नहीं है। इसलिए मैं आपको अपने साथ लेकर यहाँ चली आई हूँ।
बेगम के ऐसे अनुराग को देखकर बादशाह को दया आ गई और उसके अपराधों की माफी दी। फिर अपने ससुर से मिल भेंट सबकी राजी कर सास ससुर की अनुमति से उसी दिन बेगम के सहित अपने नगर को लौट आए। कुछ दिनों के बाद जब फिर बेगम और बादशाह में भली भांति प्रेम हो गया तो एक दिन ससुराल जाने वाली बात बादशाह के ध्यान में आ गई। तुरंत बेगम से पूछा, प्रिय, क्या तू बतला सकती हो कि उस रोज तुम किसकी सम्मति से मुझे अपने पीहर ले गई थी? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, वह आपके चतुर दीवान बीरबल की युक्ति थी। उन्हीं की कृपा से मुझे आप से प्राप्त हुए हैं। बादशाह बीरबल पर प्रसन्न होकर उसे बहुत धन्यवाद दिया। सबसे ज्यादा सफेद कौन? दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने सवाल कर दिया, किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है? दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर मारने के बाद बोला, बर्फ, जहां पनाह। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, कपास। तीसरे दरबारी ने कहा, जहां पनाह, दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाम बताएं। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे अधिक सफेद माना। बादशाह अकबर भी इससे काफी कुछ हद तक सहमत थे, लेकिन बीरबल सबसे अलग थलग थे और अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफेद चीज क्या हो सकती है। बीरबल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहां पनाह, मेरी नजर में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकीला होता है। वह घोर अंधकार में भी साफ दिख जाता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हाँ, मेरे मालिक, लेकिन मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। बीरबल के ये कहने पर शहंशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। बीरबल एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल कमरे के दरवाजे पर रख आए। कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं थी। बीरबल ने ये काम छुपकर गुप्त तरीके से किया था। आराम करने के बाद शहंशाह जैसे ही उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही दूध का बर्तन उलट गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। दरवाजा खुलते हैं सूर्य के प्रकाश से कमरा भर गया और शहंशाह अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल और एक बर्तन देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो कमरे के बाहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बादशाह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, ये सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप भूल गए। कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है। जहां पनाह, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफेद और चमकीला कौन है। दूध और कपास को मैंने यहाँ इसीलिए रखा कि उनकी सफेदी पर किसी को भी शक ना नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जहां पनाह, अब तो आपको यह मानना ही होगा कि सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक सफेद, उज्जवल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाजा खोला सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपको सब चीजें नजर आने लगी। बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कुराए, फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरबल का ही जवाब सही है। सबसे अधिक सफेद और चमकीला सूर्य का प्रकाश ही है। फिर तो दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। नकली शेर। मुगल काल में राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ ही कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। एक राजा ने एक दिन मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में पिंजरे में कैद एक नकली शेर के साथ एक पैगाम भी भेजा था। पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा इंसान है जो पिंजरे और शेर को छुए बिना शेर को बाहर निकाल सके। अब अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। पैगाम में ये भी साफ लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलेगा। अकबर परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत कठिन है और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल साम्राज्य की काफी बदनामी भी होगी।
ये सब सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखते हुए पूछा, है कोई जो इस पहेली को सुलझा सके? लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता। अकबर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया, तो उन्हें अपने वजीर बीरबल की याद आने लगी, जो सभा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबान को भेजकर बीरबल को दरबार में हाजिर होने का आदेश भिजवाया, लेकिन अफसोस बीरबल किसी सरकारी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे और उन्हें नींद नहीं आई। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर अकबर उदास हो गए। अकबर ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोई तरकीब है? इतने में एक दरबान अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। दूसरे दरबान ने पहेली को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलवाया, लेकिन वो भी विफल रहा। कोशिश करते करते शाम होने को आई, तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है सम्राट, आप इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर बहुत खुश हुए, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतुर दूसरा कोई नहीं था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें 2 सुलगती हुई लोहे की छड़ व सरिये की आवश्यकता है। शहंशाह ने तुरंत इसकी व्यवस्था करने को कहा। जैसे ही बीरबल को लोहे की छड़ मिली, तो उन्होंने पिंजरे को छुए बिना छड़ को अंदर पहुंचाकर उसे नकली शेर पर रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श में आते ही पिघलने लग गया, क्योंकि वो मोम का शेर था। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया। बीरबल की इस अक्लमंदी पर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि यह पिंजरे के अंदर मोम का शेर कैद है? बीरबल ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया, हजूर, बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहेली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा, तो लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है। साथ ही राजा ने ये भी नहीं बताया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघलाकर बाहर निकाल दिया। इधर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। उधर पहेली लेकर अकबर के दरबार पहुंचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और बीरबल के इस कारनामे के बारे में राजा को बताया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से राजा ने ऐसी पहेली भेजना छोड़ दिया था। कहानी से सीख, अक्लमंदी से सब कुछ संभव है। हर जगह बल नहीं, बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दिमाग से हर समस्या का समाधान हो सकता है। पत्नी के बाल मुंडवा दूंगा। दिल्ली नगर में एक बड़े सुप्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्रेष्ठाचरण से दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। पंडित जी का स्वभाव था कि वे बिना समझे बूझे किसी कार्य में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को मुख से एक बार कह देते उसको प्राण से पालन करते थे। पंडित जी की इसी बात से सभी भयभीत रहते थे। एक दिन ऐसो घटना घटी, जब पंडित जी चौके में बैठकर भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में परोसे खाद्य पदार्थ में एक बाल निकला, जिस कारण पंडित जी को बड़ा रंज हुआ और अपनी स्त्री को संबोधित कर बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहली चूक के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु फिर यदि ऐसी असावधानी करोगी खाद्य पदार्थ में बाल निकलेगा तो तुम्हारे सिर के बाल मोड़ लूंगा। हरी इच्छा भावी बलवाना। यद्यपि विचारी स्त्री अपने स्वामी का जिद्दी स्वभाव समझकर बराबर भयभीत रहा करती थी और भोजन बनाने या परोसने के समय अपने बालों को खूब संभाल कर बांधे रहती है। कुछ दिनोपरांत एक दिन जब पंडित जी फिर भोजन करने बैठे तो उनकी खाद्य सामग्री में एक बाल निकला। पंडित जी बहुत नाराज हुए और अपने स्त्री का बाल मुड़ा देने के लिए नाई को बुलवाया। अपने स्वामी को नितांत क्रोधित देखकर स्त्री ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। पंडित जी ने हजार डांट फटकार सुनाई, परंतु स्त्री ने किवाड़ नहीं ही खोला। इतना सब हो जाने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर तुले ही रहे। स्त्री ने सोचा, अब इस प्रकार काम चलना कठिन दिख पड़ता है, कोई उपाय तत्काल करनी चाहिए।
उसने एक आदमी को पीहर भेजकर अपने भाइयों को सहायता के लिए बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते सुन उन्हें अपने बहनोई के हठवादिता पर बड़ा खेद हुआ और उसको बचाने का उपाय सोचने लगे। इतने में उसके बड़े भाई को बीरबल से पुराना परिचय होने का स्मरण हो आया। वह तत्क्षण बहन को पंडित जी के क्रोध से बचने का उपाय पूछने के लिए बीरबल के घर पहुंचा। उस समय बीरबल चारपाई पर पड़े पड़े पुस्तक पढ़ रहा था। अपने मित्र का संदेशा सुन उसे पास बुलाकर उसका कुशल समाचार पूछा। वह अपने बहन की दुर्दशा का पूरा कारण बतलाकर बोला, मैं आपसे अपने बहन को बचाने की तरकीब पूछने आया हूँ। मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोला, तुम चारों भाई नंगे सिर मुड़वाकर अपने बहनोई के पास इस ढंग से जाओ मानो कोई मर गया हो, तब तक मैं भी आ पहुंचता हूँ। उधर पंडित जी स्त्री के द्वार न खोलने पर क्रोधित होकर नौकरों से कहा, अभी बड़ई को बुलाकर दरवाजे को तोड़ डालो। इसी बीच चारों भाई भी नंगधड़ंग सिर खोले आ पहुंचे। इनके आने के थोड़ी देर पश्चात बीरबल भी शवदाह का सब सामान लिए हुए आया और पंडित जी के द्वार पर टिकटी बांधने लगा। उधर स्त्री के भाइयों ने पंडित जी को जबरन चारों तरफ से कपड़े से ढककर कफन यात्रा प्रारंभ कर दी। जब पंडित जी ने झटपटाना शुरू किया तो वे चारों भाई क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो, बिना पहले तुम्हें कफनियाई किसकी मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। वे पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर आदमियों की जमघट सी लग रही थी। अपने पड़ोसियों के सामने अपनी ऐसी दुर्गति देख पंडित जी का सिर लज्जा के बोझ से दब गया और अपनी रहाई के लिए चारों सालों से अनुरोध करने लगे। उनकी स्त्री समीप की कोठरी से छिपकर सारी घटना देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्म सागर में गोते मारने लगा। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों नहीं देख सकती। वह मेरा देवता है, उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। वह कपाट खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से उसे छोड़ देने का आग्रह करने लगी। भाइयों को बहन की बातों पर अमल न करते देख बीरबल स्वयं उनसे क्षमा प्रार्थी हुआ और उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। अंत में उन्हें अपनी हठधर्मी पर बड़ा पश्चाताप हुआ। इस स्वग से बीरबल का अभिप्राय था कि पति की जीवितावस्था में स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता था। पहले पति मर ले तो स्त्री का मुंडन किया जाए। बीरबल पंडित जी को छोड़वा और उनकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट गया। चारों भाई अपनी बहन के घर मेहमानी करने के लिए टिक रहे। धन्य है हमारी उन भारत की स्त्री को जो कठिन संकट आने पर भी पतिव्रत की रक्षा करती है। बादशाह के अनमोल सवाल। आज दरबार समय से पहले ही लग गया था। बादशाह अकबर समय से पहले ही दरबार में आकर बैठ गए थे। शहंशाह अकबर की यह खासियत थी, जब वह फुर्सत में होते थे तब तरह तरह के विचार उनके मन में उत्पन्न हो जाया करते थे और फिर वह दरबारियों से उनका समाधान पूछते थे। बीरबल आज दरबार में नहीं थे। शहंशाह ने दरबारियों से पूछा, दूध किसका अच्छा, फूल किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, राजा कौन अच्छा और मिठाई किसकी अच्छी। शहंशाह के सवाल सुनते ही दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। किसी दरबारी ने गाय के दूध को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने भैंस का और किसी ने बकरी का दूध अच्छा बताया। इसी तरह से किसी दरबारी ने गुलाब का फूल अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने कमल का, किसी दरबारी ने केले के पत्ते को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने नीम के पत्ते को अच्छा बताया। किसी दरबारी ने राजा कौन अच्छा के जवाब में शहंशाह को अच्छा बताया और अंतिम सवाल के जवाब में किसी दरबारी ने गन्ना को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने अंगूर को और किसी दरबारी ने मिष्ठान को अच्छा बताया। लेकिन बादशाह अकबर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तभी दरबार में बीरबल आ गए। बादशाह के चेहरे पर उनको देखते ही चमक आ गई और बीरबल के बैठने से पहले ही शहंशाह ने उपरोक्त 5 सवालों के जवाब पूछे। बीरबल कुछ पल तक शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, माँ का दूध सबसे अच्छा और हितकारी होता है। कपास का फल सबसे अच्छा होता है क्योंकि इससे सबके शरीर ढक जाते हैं। पान का पत्ता सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसे खाकर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। राजाओं में इंद्र सबसे अच्छे हैं
क्योंकि उनके आदेश से बारिश होती है और बारिश से धन धान्य में वृद्धि होती है और पूरे प्राणियों की क्षुधा तृप्त होती है। मिठास वाणी की सबसे अच्छी होती है क्योंकि जिसकी वाणी में मिठास होती है वो सारे जगत को अपने वश में कर लेता है। शहंशाह ने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने अपने जवाब से मुझे तृप्त कर दिया। गधे की दाढ़ी। एक बार अकबर के एक दरबारी एक शाही नाई के पास दाढ़ी बनवाने जाते हैं। नाई दाढ़ी बना रहा होता है, उसी समय उसकी दुकान के बाहर एक लकड़ी वाला आता है जिसका नाम लादूराम था। वह दुकान के बाहर जोर जोर से चिल्लाते हैं, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। आवाज सुनकर नाई का ध्यान उस आवाज की ओर चला जाता है और गलती से वह दरबारी की आधी मूंछ काट देता है। इससे दरबारी को बहुत गुस्सा होता है और नाई को दरबारी की पूरी मूंछें काटनी पड़ती है। नाई सोचता है कि लकड़ी वाले को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह बाहर आता है और लादूराम से उसके गधे पर पड़ी सारी लकड़ियों का भाव पूछता है। लादूराम कहता है, आपको जो सही लगे वह दे दीजिए, और अंत में सभी लकड़ियों के लिए 5 अशर्फिया देना तय होता है। नाई कहता है, मुझे गधे पर पड़ी सारी लकड़ियां चाहिए जिसमें कि गधा गाड़ी की लकड़ी भी सम्मिलित है। लकड़ी वाला कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस गाड़ी पर तो मैं अन्य लकड़ियां रखता हूँ, इसे मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। नाई कहता है, मैंने गधे पर पड़ी सभी लकड़ियों का मूल्य पूछा था और तुमने इसके पैसे भी ले लिए हैं, अब तो तुम्हें इसे देना ही पड़ेगा। बहुत विनती करने के बाद भी जब नाई नहीं माना तो लादूराम को उसे गाड़ी सहित सारी लकड़ियां देनी पड़ी और वह गधा लेकर अपने साथ रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचा तो वह बहुत दुखी था। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें बीरबल से जाकर मिलना चाहिए, वह सभी के साथ न्याय करते हैं। लादूराम बीरबल के पास गया और उसने सारी बात उन्हें बताई। बीरबल ने लकड़ी वाले को एक तरकीब बताई। उस तरकीब के अनुसार लादूराम फिर से उस नाई के पास गया और जोर जोर से चिल्लाया। फिर से उसकी आवाज सुनकर नाई ने अकबर के दरबारी की आधी मूंछ काट दी और इस बार वह दरबारी और गुस्सा हो गया। नाई अपनी दुकान से बाहर आया और लकड़ी वाले से बोला, अब क्या लेने आए हो। लादूराम कहता है, मुझे अपने दोस्त की दाढ़ी आपसे बनवानी है। नाई कहता है, तुम कोई शहंशाह हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं। लादूराम कहता है, मेरे मित्र की संगत बहुत ही अच्छी है, उसकी संगत में रहने से मेरे भी दिन बदल गए। पहले मैं बहुत गरीब था और अब मेरा अच्छे से गुजर बसर हो जाता है। ये बात सुनकर नाई भी लालच में आ गया और उसने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे मित्र की दाढ़ी बना दूंगा, और फिर लादूराम ने उसे पैसे भी दे दिए। अगले दिन जब नाई और लादूराम मिले तब नाई ने पूछा, बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है। तब लकड़ी वाले ने अपने गधे की ओर इशारा करते हुए कहा, वही है मेरा दोस्त। नाई कहता है, तुम बेवकूफ हो, भला गधा तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता है। लकड़ी वाला कहता है, यही मेरा मित्र है और तुम्हें इसी की दाढ़ी बनानी है। इसी बात पर दोनों झगड़ने लग जाते हैं और मामला दरबार तक पहुंच जाता है। वे दोनों शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, जहांपनाह, हमारी एक समस्या है जिसे आप ही सुलझा सकते हैं। शहंशाह बीरबल को आदेश देते हैं, इनकी बात सुनी जाए और उचित समाधान निकाला जाए। लकड़ी वाला बीरबल को बताता है कि यह नाई उसके मित्र की दाढ़ी बनाने से इनकार कर रहा है। नाई कहता है, भला कोई गधा किसी आदमी का मित्र कैसे हो सकता है। बीरबल कहते हैं, इंसान का मित्र है तो कोई भी हो सकता है जो कि उसकी विपत्ति में काम आए। तभी नाई कहता है, लेकिन इस लकड़ी वाले ने मुझे पहले नहीं बताया था कि इसका मित्र एक गधा है। बीरबल कहते हैं, मित्र तो मित्र होता है, वह तो कोई भी हो सकता है, चाहे वह एक आदमी हो या फिर एक पशु। नाई कहता है, ये तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। बीरबल कहते हैं, जब एक गधा गाड़ी की लकड़ी जलाने की लकड़ी में गिनी जा सकती है तो एक गधा भी इंसान का मित्र हो सकता है। ये सुनकर नाई लादूराम और बीरबल की योजना को समझ गया और उसने कहा कि मैं लादूराम को वह गाड़ी लौटने आने को तैयार हूँ, मैंने उसे अभी तक नहीं जलाया है। बीरबल कहते हैं, वह तो तुम्हें लौटानी ही होगी, लेकिन उससे पहले इसके मित्र की दाढ़ी बनानी होगी।
amazing! बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे और नाई का मुंह छोटा सा हो गया।